हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आई एम पोस्ट डॉक्टरेट इन क्लिनिकल मेडिसिन एंड द मेटाबॉलिक साइंस। लास्ट 2 डिकेड से साउथ छतरपुर में एज ए क्लिनिकल हेल्थ फिजिशियन मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ एंड आई एम स्पेशलाइज इन मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स एंड लाइफ स्टाइल डिसीज़। तो आज हम बात करेंगे कि आपको यदि IBS है, आपको कॉन्स्टिपेशन है, आपको पेट में ब्लोटिंग है, इंडाइजेशन है या बहुत ज़्यादा गैस बनता है या पेट से या मेटाबॉलिक कोई प्रॉब्लम आपको है, लिवर संबंधित कोई प्रॉब्लम है, स्पेशली IBS आपको है, तो ये वीडियो फिर आपके लिए है। देखो, सबसे पहले आपको बुनियादी रूप से एक बात समझने की कोशिश करनी चाहिए कि ये पेट की बीमारी IBS आखिर आता क्यों है, इसके पीछे रीज़न क्या है। जब तक किसी भी बीमारी के बारे में आपको ये नहीं समझ होगा कि वो बीमारी क्यों स्टार्ट हुई, उसके पीछे रीज़न क्या था, और जब तक आप उसके रूट कॉज को नहीं समझेंगे तब तक आप ठीक नहीं होंगे। IBS के केस में या पेट की बीमारियों में ना कुछ चीज़ें होती हैं, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, लेकिन आप इस वीडियो से कनेक्ट करिए और वीडियो को बीच में मत छोड़िए, वीडियो पूरा देखिए। तो उसके बाद डेफिनेटली आपको जो आपके पास जो क्वेरीज़ हैं, जो कन्फ्यूजन है, उस सब का आंसर मिलेगा आपको। तो सबसे पहले आप ये समझने की कोशिश करिए कि आखिर ये तकलीफ़ आपको शुरू कैसे हुई। देखो, देखा ये गया है IBS के पेशेंट के बारे में, जो हमारे पास क्लिनिकल डेटा है उसके आधार पे मैं आपको बता सकता हूँ कि कोई ना कोई ट्रॉमा, कोई ना कोई एंजाइटी, कोई ना कोई डिप्रेशन या कोई ना कोई मतलब मिस हैपनिंग या ब्रेकअप या कोई ना कोई लॉस, ऐसा कुछ होता है आपके साथ जिससे आपके सोचने समझने की प्रक्रिया में बदलाव आता है। यानी कि पहले एक ट्रॉमा आता है, पहले स्ट्रेस आता है, पहले डिप्रेशन आता है, पहले एंजाइटी आती है, फोबिया आता है, और उसके बाद आपको ना फियर साइकोसिस हो जाता है, एक डर बना रहता है, ओवर थिंक आप करते हैं और छोटी छोटी बातों को आप ग्राइंड करते हैं, उनको पकड़ लेते हैं, और आपका जो डिसिप्लिन है पर्सनल लाइफ का, खाने पीने का, सोने का, जागने का, काम करने का, वो सब टूट जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आप ओवर थिंक करते हैं कंटिन्यूसली, आप एक चीज़ के साथ लगे रहते हैं। अब जब आप ओवर थिंकिंग करते हैं और आप डर में रहते हैं तो आप इधर उधर से इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं, इन्फॉर्मेशन को ओवरलोड करते हैं। आप गूगल से या सोशल मीडिया से या दूसरे माध्यम से कोई ना कोई नॉलेज लेते हैं और वो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड करती है, क्योंकि देखो 90% बीमारियों के जो सिम्टम्स हैं वो लगभग सेम होते हैं, और आप एक ट्रैप में फंस जाते हैं। आप सोशल मीडिया पे पढ़ के खुद से डायग्नोसिस बना लेते हैं और खुद से ये मान लेते हैं कि आपको XYZ ये बीमारी है, और कहीं ना कहीं वो फियर आपको परेशान करता है। वो आपकी भूख प्यास, स्लीप, खाना पीना, वो सब को डिस्ट्रॉय कर देता है और आपकी बॉडी के अंदर एक मेटाबॉलिक चेंज आ जाता है। इन्फॉर्मेशन ओवरलोड के बाद में स्टेप आता है कि आप सेल्फ डायग्नोसिस कर लेते हैं और सेल्फ ट्रीटमेंट पे भी कुछ लोग चले जाते हैं। इसके बाद और दूसरी कॉम्प्लिकेशंस आनी शुरू हो जाती हैं। फिर आप डॉक्टर को अप्रोच करते हो, थेरेपी बदलते हो और मल्टीपल थेरेपी लगाते हो, और लोग आपको ना मिसगाइड करना शुरू कर देते हैं। मल्टीपल थेरेपी चेंज करते हो, डॉक्टर चेंज करते हो, बहुत सारी जांचें कराते हो, बार बार आप जांच करा के मेक श्योर करना चाहते हो कि आखिर आपको कुछ हो गया है। आपके दिमाग में एक वहम और डर बना रहता है और आप ये सोच बैठते हो कि कहीं ना कुछ ऐसा है जो डॉक्टर को नहीं समझ आ रहा है, कुछ ना कुछ ऐसा है जो रिपोर्ट में नहीं आ रहा है, और आप बार बार टेस्ट कराते हो, बार बार आप थेरेपी बदलते हो, लेकिन आप बेसिक बुनियादी बदलाव अपने ऊपर नहीं करते। आप कुछ बुनियादी बेसिक बदलाव करने की ज़रूरत होती है, वो नहीं करते, और आपको होता तो ट्रॉमा, स्ट्रेस, फियर है, ओवर थिंकिंग होती है, कोई डर होता है, और उसके सिम्टम्स फील करते हैं। आप ब्लोटिंग हो सकती है, आपको आपको इंडाइजेशन हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, आपको IBS जैसी कंडीशंस हो सकती है, कई बार लूज मोशन हो जाते हैं, कई बार कॉन्स्टिपेशन होता है, डिहाइड्रेशन होता है, कुछ लोगों का इस प्रक्रिया में वेट भी घट जाता है, भूख भी कम हो जाती है। ये सब दिमागी होता है, लेकिन हम ये मान बैठते हैं कि हमें पेट की कोई समस्या है, और लगातार हम पेट के डॉक्टर, गैस्ट्रोफिजिशियन या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाते रहते हैं, और कई बार कुछ ना कुछ ऐसा उसमें दिख जाता है, कई बार एंडोस्कोपी में, कि हम मान बैठते हैं कि इसी के कारण शायद सब कुछ हमें हो रहा है। देखो, एंडोस्कोपी में जो गैस्ट्राइटिस आता है या पेन गैस्ट्राइटिस आता है या आपको H पाइलोरिक आता है, तो ये एक टेम्परेरी कंडीशन है। H पाइलोरिक से सब लोग बीमार नहीं होते। H पाइलोरिक का पॉजिटिव होना बहुत कॉमन है, लगभग 80% लोगों में H पाइलोरिक पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन 15 से 20% लोगों में ही H पाइलोरिक के कारण प्रॉब्लम होती है, अदरवाइज और दूसरे लोगों में कोई प्रॉब्लम नहीं होती।
एच पायलोरिक का होना कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एच पायलोरिक का ग्रोथ यदि बढ़ जाए, यानी एक रेशियो है गुड एंड बैड बैक्टीरिया का, यदि वो ठीक रहे तो एच पायलोरिक के कारण कोई तकलीफ नहीं होती है। अब दूसरी बात आती है कि अल्सरेशन, गैस्ट्राइटिस ये सब क्यों होता है। देखो, इस सब के लिए बुनियादी रूप से 80% रेस्पॉन्सिबल होता है आपकी थिंकिंग, आपकी स्लीप और आपका फूड, जो कि बुनियादी रूप से यदि आप नहीं बदलोगे तो किसी भी थेरेपी के कारण आप ठीक नहीं हो पाओगे। अब हम बात करते हैं कि आखिर यदि इस तरह की समस्या है तो उसको हम कैसे डील करें। सबसे पहली बात है कि अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स, पेन किलर, ये सब खाना बंद कर दीजिए। आप अपने खाने में नेचुरल प्री एंड प्रोबायोटिक शामिल करिए और फाइबर का इस्तेमाल करिए। तो 3 चीज़ें हैं, रिसर्च से आज अभी ये प्रूव हो गया है कि यदि आपके खाने में प्रीबायोटिक्स हों, प्रोबायोटिक्स हों और सॉफ्ट इजीली डाइजेस्टेबल फाइबर हों, तो आपकी गट की 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है और आपको किसी टैबलेट की या किसी कैप्सूल की या किसी दवाई की कोई आवश्यकता फिर नहीं होगी। सबसे पहले जो आपको करना है कि आप एग और नॉन वेज खाना बंद कर दीजिए, अल्कोहल स्टॉप करिए, तम्बाकू स्टॉप करिए और नेचुरल फूड, फ्रेश वेजिटेबल्स खाइए, टाइम से खाना खाइए, माइंडफुल ईटिंग करिए, पूरी नींद लीजिए और वॉकिंग करिए और डीप ब्रीदिंग करिए और माइंडफुलनेस के साथ जाइए, कुछ ना कुछ माइंडफुलनेस करिए आप। तो इससे आप देखेंगे कि बुनियादी रूप से आपको बहुत बड़े फायदे हुए हैं। बहुत सारे लोगों को मिल्क के डाइजेशन में तकलीफ हो सकती है। जिन लोगों को पेट की प्रॉब्लम है उन लोगों को सेल्फ अप्रोच अपनाना होगा, यानी अपने को खुद से एनालाइज करना होगा। एग, मिल्क और नॉन वेज, ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत सारे लोगों के डाइजेशन में तकलीफ पैदा करती हैं, तो आप इसको बंद कर दीजिए और आउटसाइड पैकेट से फूड मत लीजिए। फूड ऑन टाइम, प्रॉपर स्लीप एंड एक्सरसाइज एंड द राइट एटीट्यूड, और गूगल से इधर उधर से इंफॉर्मेशन लेके अपने को सेंसिटाइज मत बनाइए और डेली डॉक्टर चेंज मत करिए, थेरेपी चेंज मत करिए और अननेसेसरी कुछ मत डालिए, क्योंकि ये प्रूव हो चुका है कि आपको यदि गट की समस्या है तो जितना कम से कम आप दवाई लेंगे उतना आपका पेट ज़्यादा अच्छा रहेगा। वो दवाई का सोर्स आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथिक हो या मॉडर्न मेडिसन हो, मेडिसन इज़ मेडिसन। हर मेडिसिन के कम या ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते हैं और मेडिसिन्स केवल इमरजेंसी में डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब ही लेनी चाहिए। खुद से मेडिसिन लेना और थेरेपी चेंज करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। यहाँ यस फ़ायदा होगा आपको, आप ईसबगोल शामिल करिए फाइबर के रूप में, दरदरा खाना खाइए, हरी चटनी खाइए, कर्ड शामिल करिए, प्लस आप ओट्स मील ले सकते हैं, पोहा खाएं, खिचड़ी खाएं, दलिया खाएं। प्लस मेक श्योर करें कि आपको पर डे 25 से 35 ग्राम फाइबर मिले और प्री और प्रोबायोटिक्स जो कि फ्रूट्स और वेजिटेबल में बहुत अच्छे होते हैं। आप सेब खाइए, आप अमरूद खाइए, आप पपैया खाइए, इसके अंदर बहुत अच्छा प्री एंड प्रोबायोटिक होता है। जूस ना पिए, पूरा फ्रूट्स खाएं, फाइबर के साथ लें और अननेसेसरी पैकेट फूड से बचें और अननेसेसरी आप अपने को सेंसिटाइज ना करें, ट्रिगर ना करें। ये चीज़ें आपके हीलिंग प्रोसेस को इटसेल्फ स्टार्ट करेंगी और पेट की समस्या का समाधान आपके अंदर ही है, आपके पास ही है, उसको आप बाहर से नहीं ला सकते। जब तक कि आप रूट कॉज को हिट नहीं करेंगे, अपनी लाइफ स्टाइल, अपना डिसिप्लिन नहीं लाएंगे, खान पान ठीक नहीं करेंगे, ये नहीं ठीक होगा। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।